अस्सलाम वालेकुम। लकड़ी का जनाब की काश। इनडायरेक्ट मेथड में ये सारा कुछ एड लेस है, इसका क्यों बताने लगा। नॉलेज के लिए भी है, इसके अलावा सवालों में कुछ मुश्किल एडजस्टमेंट्स थी जिनकी वजह से ये काम आएगा। और एक दफा नंबर 8 नंबर का सवाल भी आ चुका है इसके ऊपर, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल। अगर सारे एक्सपेंसेस और सारी इनकम्स कैश में होते, यानी कोई उधार ना होता, सारे के सारे एक्सपेंसेस कैश में और सारी की सारी इनकम्स कैश में होती, तो पीबीटी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस के बराबर होता। क्यों? अगर सारे एक्सपेंसेस कैश होते, सारे यानी एसेट ही कोई ना होता, डेप्रिसिएशन ही कोई ना होती, सारे एक्सपेंसेस कैश होते, सारी इनकम्स कैश होती, तो पीबीटी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस के बराबर होता। ये सही काम है? हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि पीबीटी में इनकम और एक्सपेंसेस है और कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस तक भी हमने वही काम किए हुए हैं, तो ये बराबर होता। लेकिन अगर बराबर नहीं है तो नहीं, गलती नहीं है, तो हमने पढ़ने वालों को ये बताना है कि क्यों बराबर नहीं है। एक और तरीके से बताता हूं यही वाली बात। डायरेक्ट मेथड में अगर सारी सेल्स कैश होती तो ये सेल्स ही होती, सारे एक्सपेंसेस कैश होते तो ये एक्सपेंसेस ही होते, तो ये जो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन है ये पीबीटी ही आ रहा होता। तो अगर ये पीबीटी के बराबर नहीं है तो दुनिया वालों को समझाना पड़ेगा कि क्यों नहीं। इसलिए इनडायरेक्ट मेथड शुरू करता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स से और उसमें एडजस्टमेंट्स करके यहां तक पहुंच के दिखाता है। डायरेक्ट मेथड इनकम्स और एक्सपेंसेस से मिलने वाला और जाने वाला पैसा, क्योंकि डायरेक्टली हम बता रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट है तो उसमें कैश ही बताना है, तो डायरेक्टली बता रहे हैं कौन सा पैसा आया कौन सा गया। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर इनकम्स एक्सपेंसेस से रिलेटेड कैश इनफ्लो और आउटफ्लो ही बताते हैं। लेकिन अगर कोई सियाना ये सोचे कि ये पीबीटी के बराबर क्यों नहीं आ रहा, तो उसको समझाने के लिए बनाया गया है इनडायरेक्ट मेथड, और उसमें कैश फ्लो का स्टार्ट होगा पीबीटी से और इसको यहां तक पहुंचाने की रीजंस प्लस माइनस होंगी। अब जो कुछ यहां लिखा होगा ये कैश फ्लो नहीं है, ये एडजस्टमेंट्स है। ये एडजस्टमेंट्स हैं 3 तरह की। पीबीटी तक पहुंचने के लिए इनकम्स और एक्सपेंसेस इस्तेमाल हुए हैं, उनमें कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं जो कैश नहीं होते। जब वो कैश होते ही नहीं है तो इनके अंदर वो कवर होने ही नहीं थे। पीबीटी में इनकम और एक्सपेंसेस इस्तेमाल हो रहे हैं, इनके अंदर कोई ऐसे एक्सपेंसेस भी होंगे जो कैश नहीं होते, जैसे इंपेयरमेंट लॉस है, फेयर वैल्यू लॉस है, ये तो कैश ही नहीं होते, तो उनका इसमें कवर होना बनता ही नहीं था। इनडायरेक्ट मेथड शुरू जिससे होगा उसको एंड कहां तक पहुंचाना है। इसका मतलब है कि ये फिगर हम इनके नेट के बराबर लाना चाहें, तो ऐसा एक्सपेंस जो पीबीटी की वजह से इसमें तो है लेकिन वो कैश पे होता ही नहीं है, तो इसमें वो कवर होना ही नहीं था, वो यहां से यहां पहुंचने के लिए रिवर्स कर देंगे, रिवर्स माइनस हुए थे ऐड बैक कर देंगे। तो हम इसमें सबसे पहले नॉन कैश आइटम्स को कर देते हैं रिवर्स। नॉन कैश आइटम्स रिवर्स होती हैं, डेप्रिसिएशन, इंपेयरमेंट लॉस, लॉस ऑन डिस्पोजल, रिवैल्यूएशन लॉस, बैड एक्सपेंस, फेयर वैल्यू लॉस, फेयर वैल्यू गेन, रिवैल्यूएशन लॉस रिवर्सल, ये नॉन कैश चीजें। तो पीबीटी से कैश जनरेटेड तक पहुंचने के लिए वो नॉन कैश इनकम और एक्सपेंसेस जो इसके अंदर शामिल हैं
लेकिन वो कैश तो है ही नहीं, तो उनको रिवर्स कर देते हैं ताकि हम कैश तक पहुंच सकें। इसलिए पिछले वाले सवाल में 35 था जो लेस किया था, पूरा 80 क्यों नहीं? पिछले सवाल में पीपीई 80 डेबिट, P&L 35 क्रेडिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस 45 क्रेडिट। तो हम जब पीबीटी से चले हैं तो उसमें ओसीआई थोड़ी कवर्ड है, इसलिए यहां तक पहुंचने के लिए 35 ही कंसीडर हुआ है बस, इसलिए 35 रिवर्स किया था। तो वो नॉन कैश आइटम्स जो एक्सपेंस इनकम इसके अंदर शामिल हैं उनको करना है रिवर्स ताकि कैश तक पहुंच सकें। एक ही एडजस्टमेंट है। दूसरी एडजस्टमेंट वो है कि जिनको हमने कैश जनरेटेड के बाद अलग से हैंडल कर लेना है। जैसे अगर एक पीपीई है, उसकी बुक वैल्यू है 40 और बेचा था ये 44 का। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम कितना दिखाएंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज सेल ऑफ पीपी 44, इस 44 में 4 शामिल है, तो हमने इस 44 को नीचे इन्वेस्टिंग में तो दिखा ही देना है, तो ये 4 जो इसके अंदर कवर्ड है वो लेस कर देते हैं, वरना तो डबल हो जाएगा। इसी तरह से इसके नीचे हमने लेस करना है इंटरेस्ट, नहीं हाँ इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड अलग से दिखाना है लेस करके, जबकि यहां तक पहुंचते हुए इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज हुआ है। बेशक दोनों फिगर्स अलग हो, सेम भी तो हो सकती हैं, तो इधर तक पहुंचते हुए ऊपर से इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस हुआ था, यहां से नीचे जाके इंटरेस्ट पेड फिर से लेस हो जाना है, तो वो जो एक्सपेंस लेस हुआ है वो ऐड बैक कर देते हैं। सेम रीजन इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम की भी है। इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, अदर इनकम बन के इसके अंदर आ चुकी हुई है, जबकि इसके नीचे इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड ऐड हो जानी है। इससे स्टार्ट किया है जिसमें इंटरेस्ट इनकम ऑलरेडी इंक्लूडेड है, आगे चल के इंटरेस्ट रिसीव्ड को फिर ऐड कर देना है। डिविडेंड इनकम ऑलरेडी इंक्लूडेड है, डिविडेंड रिसीव्ड आगे ऐड कर तो देना ही है, तो वो जो एक्सपेंस इनकम था वो रिवर्स कर देना। तो वो आइटम्स जो इसके बाद अलग से हैंडल हो जानी है तो उनको इसमें से रिवर्स कर देते हैं। गेन ऑन डिस्पोजल निकाल देते हैं, डिविडेंड इनकम निकाल देते हैं, इंटरेस्ट इनकम निकाल देते हैं, ग्रांट इनकम निकाल देते हैं, इसको आगे रिसीव कर तो देना है दोबारा। तो यहां से यहां तक ये जो एडलेस किया है ये दो तरह की चीजें, नॉन कैश रिवर्स कर रहे हैं और ऐसे एक्सपेंस और इनकम रिवर्स कर रहे हैं जिनकी दूसरी शक्ल इससे आगे आ ही जानी। यहां तक तीसरी और आखिरी और टेक्निकल चीज, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अच्छा, इनको मैं एक मिसाल से समझाऊंगा, अगर आपको वो मिसाल समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो एक और मिसाल से समझा दूंगा और फिर उसके बाद बाकियों पे ऐसे ही ईमान ले आना। वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस समझाने लगा। रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स डायरेक्ट मेथड में लिखा था, कैलकुलेट कैसे किया था? बीडी सारी की सारी सेल्स, सारी राइट ऑफ क्लोजिंग और बाकी आ गया था कैश। रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स की जगह अगर हम लिख दें सेल्स
और माइनस क्लोजिंग और माइनस राइट ऑफ प्लस बीडी। तो ये कैश आ जाएगा यहां तक। ओके, ये पीबीटी में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगर हम यहां कहीं इनका नेट लिख दें तो वो ऊपर लिखी सेल्स को कैश में कन्वर्ट कर देगा। और अगर मैं इनको कुछ और प्लस माइनस की शक्ल बनाऊं तो मैं कर लेता हूं माइनस बाहर कॉमन, सीडी प्लस राइट ऑफ माइनस बीडी। और अगर ये इससे ज्यादा है तो इसको हमने कहा था इनक्रीज। अगर ये इससे ज्यादा है तो इनक्रीज, और इनक्रीज को हमने एज नेगेटिव लिखा था, ये वो वाला माइनस है। तो यहां पर ऑलरेडी सेल्स शामिल है, हमने इनक्रीज इन डेटर्स माइनस करना है तो वो रिसीट्स बन जानी। दोबारा ऊपर से क्या? अच्छा, नहीं समझ आया क्या जी? डेटर से रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स निकाली थी जब डायरेक्ट मेथड कर रहा था। अब मैंने इस फिगर को फाइंड करने के लिए इन सबको इकट्ठे कर लिया, ये 5 को लिखा है, 4 को। सेल्स पीबीटी में ऑलरेडी शामिल है, तो अभी हमने बस ये 3 लाइनें और लिखनी है तो ये कैश बन जाएगा। तो इन्हीं 3 लाइनों को मैंने ये ब्रैकेट में किया और इसको इंक्रीज इन डेटर्स का नाम दिया और उसको माइनस कर दिया। तो इंक्रीज इन डेटर्स माइनस ही किया हुआ था। अच्छा, एक और तरीके से बताता हूं, जबानी, यानी ये तो मैंने कुछ प्रूफ सा किया ना, एक जबानी बताता हूं। अगर डेटर्स जितने पिछले साल थे उससे अब ज्यादा हो गए हैं, जितने पिछले साल थे अब उससे बढ़ गए हैं, तो इसका मतलब है इस साल जितनी सेल्स हुई हैं पैसा उनसे कम आया है। डेटर्स पहले भी थे और बढ़ गए, यानी जितनी सेल्स हुई उनसे कम पैसा आया। तो इसमें शामिल है सेल्स, हमने पैसे तक पहुंचना है। तो डेटर्स अगर बढ़ गए हैं तो पैसा कम होना चाहिए ना, ये वो माइनस कर दिया। और अगर डेटर्स कम हो गए हैं इसका मतलब पिछला पैसा भी आ गया, तो सेल्स के अंदर डिक्रीज इन डेटर्स ऐड कर दें। तो ये इंक्रीज डिक्रीज करने थे, वो जो ऊपर सेल्स थी वो रिसीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, वाकई जबरदस्त यार। नहीं, पहले वाला सब समझ आ गया, सब सारा आज तक जितना पढ़ा किया सब समझ आ गया, सारा कुछ। अच्छा, ये भी नहीं समझ आया? और भी नहीं समझ आया? चलो यहां से वीडियो दोबारा प्ले करके देखते हैं। अच्छा, चले मैं एक और मिसाल देता हूं, शायद वो बन जाए इससे। एक मैंने क्रेडिटर और एक इन्वेंट्री बनाया था। ओपनिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ सेल्स, परचेजेस, फिर इस परचेजेस को यहां लिखा था, बीडी और क्लोजिंग से कैश निकाला था। कॉस्ट ऑफ सेल्स में अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट कर दें, प्लस माइनस कर दें, यानी अब मैं आपको ये पॉजिटिव और नेगेटिव की गहराई में जाने से पीछे पीछे सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट कर दें तो परचेजेस आ जाएंगे, और उसमें क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट कर दें तो पेमेंट टू सप्लायर आ जाएगा। सेल्स पीबीटी में कॉस्ट ऑफ सेल्स है, स्टॉक का इंक्रीज डिक्रीज उसको परचेज बना देगा, और क्रेडिटर्स का इंक्रीज डिक्रीज नीचे आ रहा है उसको पेमेंट टू सप्लायर्स बना देगा। तो जो भी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज में ऐसे एसेट्स लायबिलिटीज आ रहे हैं जिनसे रिलेटेड या जिनका दूसरा इफेक्ट इनकम एक्सपेंस ऊपर पीबीटी में आ रहा है, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड एक्सपेंस, डेटर, क्रेडिटर, इन्वेंट्री, ये सब वो चीजें हैं जिनका कोई ना कोई दूसरा इफेक्ट इनकम एक्सपेंस बनकर यहां पड़ा हुआ है। तो उन रिसीवेबल्स पेएबल्स की इंक्रीज डिक्रीज उन एक्सपेंसेस इनकम्स को कैश में कन्वर्ट कर देगी। ये जो बात मैंने आपको डेटर और क्रेडिटर से समझाई है, इसको मैं जनरलाइज कर रहा हूं। वो करंट एसेट्स और लायबिलिटीज तकरीबन सारी जिनकी रिलेटेड इनकम एक्सपेंस इधर है, प्रीपेड इंश्योरेंस आ रहा है नीचे, उससे रिलेटेड ऊपर क्या है, इंश्योरेंस एक्सपेंस आ रहा है, तो इधर इंश्योरेंस एक्सपेंस है,
प्रीपेड इंश्योरेंस की इंक्रीज डिक्रीज उसको इंश्योरेंस पेड में बदल देगी। इधर रेंट एक्सपेंस आ रहा है, इधर रेंट पेएबल का इंक्रीज डिक्रीज आ रहा है, वो उसको रेंट पेड में बदल देगा। तो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज में जितनी आइटम्स हैं जिनसे रिलेटेड कोई एक्सपेंस इनकम इधर आ रहा है, तो उन करंट एसेट्स लायबिलिटीज की इंक्रीज डिक्रीज लिखने से वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है। हम टैक्स पेएबल की इंक्रीज डिक्रीज यहां क्यों नहीं लिखते? क्योंकि हमने लिखा शुरू ही पीबीटी से किया है। जब ऊपर टैक्स एक्सपेंस ही नहीं है तो उसको कहां कन्वर्ट करना है? इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, डिविडेंड रिसीवेबल, इनकी इंक्रीज डिक्रीज क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि उनका जो भी एक्सपेंस इनकम था वो रिवर्स कर दिया। इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट पेएबल, डिविडेंड रिसीवेबल, इनसे रिलेटेड जो इनकम एक्सपेंस यहां थी वो रिवर्स कर दी। तो जब वही रिवर्स कर दी तो उनका काम ही नहीं रहा। शॉर्ट टर्म लोन या बैंक लोन का करंट पोर्शन करंट लायबिलिटी में आ रहा है, उसको यहां इंक्रीज डिक्रीज क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि वो एक्सपेंस इनकम से रिलेटेड चीज ही नहीं है। वो तो लोन था जिसको तोड़ के बस नीचे लिखा हुआ है, वो तो पैसा आया था बस। देखिए सैलरीज पेएबल का ऊपर सैलरी एक्सपेंस आ रहा है, सैलरी पेएबल की इंक्रीज डिक्रीज को सैलरी पेड बना रही है, लेकिन लोन लिखा आ रहा है नीचे करंट लायबिलिटीज में, उसका तो कोई ऊपर एक्सपेंस इनकम नहीं है। इसी तरह डेटर की ऊपर सेल्स है, डेटर उनको कैश में कन्वर्ट कर रहा है। अगर पीपीई उधार में बेचा है और उसका रिसीवेबल करंट एसेट्स में आ रहा है, अगर प्लांट उधार पे बेचा है प्लांट और उसका रिसीवेबल पिछले सवाल की तरह 3 मिलियन कहीं रिसीवेबल्स में आ रहा है, तो उससे रिलेटेड कोई इनकम ऊपर है नहीं है, इसीलिए उसको करंट एसेट्स में से निकाल दिया था। अगर कोई प्लांट खरीदा है उधार पे, प्लांट उधार पे खरीदा है और वो पेएबल आ रहा है, तो उस पेएबल का कोई एक्सपेंस इनकम ऊपर है तो उसका भी पेएबल इंक्रीज डिक्रीज नहीं दिखाना। ओके, डिविडेंड पेएबल का इंक्रीज डिक्रीज क्यों नहीं दिखाना? क्योंकि उसका कोई नहीं 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 रिवर्स नहीं, डिविडेंड पेएबल उसका कोई एक्सपेंस थोड़ी होता है भाई, वो तो रिटेन अर्निंग से बांटा होता है। तो जब उसका कोई ऊपर एक्सपेंस ही नहीं है तो उसमें पेमेंट में किसको कन्वर्ट करना है? और किसका मना किया था? वो हो गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्रीज डिक्रीज क्यों नहीं दिखाना? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की इंक्रीज डिक्रीज क्यों नहीं दिखानी? क्योंकि ये सारी कैश फ्लो स्टेटमेंट उसकी इंक्रीज डिक्रीज ही है भाई, एंड पे वही तो आ रहा है। वो जो सारे एंड पे नेट टोटल आ रहा है तो वो इंक्रीज डिक्रीज ही है, तो वो तो है इंक्रीज डिक्रीज, उसको दोबारा यहां क्यों लिखें? तो इन 5 चीजों की मना की थी इंक्रीज डिक्रीज, उसके अलावा सबकी इंक्रीज डिक्रीज आती है। तो ये यहां से यहां तक पहुंचने की रीजंस। एक जबानी सवाल है बस, नहीं बस मैंने गलत बोल दिया, ऐसी आपको लगेगा आखिरी सवाल करा रहा हूं, नहीं सवाल को मैं कमजोर जाहिर करा था बस कह के। एक हल्का फुल्का सा सवाल है, वो तो आपके ऐसी जबानी हो जाएगा, सांस रोक के भी कर सकते हैं आप। स्प्रिंग 22 अटेम्प्ट का एक सवाल है, स्प्रिंग 22। एक और है स्प्रिंग 22 सॉरी स्प्रिंग 20, स्प्रिंग 20, स्प्रिंग 20 बीपीएल ब्रॉड पीक लिमिटेड। पढ़ लें, एक एक करके डिस्कस करते जाते हैं। हाँ जी पढ़ लें तो बात करो। फराज परेशान है कि ये क्यों होता है भाई, तो उसने आपसे पूछा है कि अंकल अंकल ये पॉइंट्स क्या हैं। तो पॉइंट 1 में वो पूछ रहा है कि डेप्रिसिएशन जब कैश फ्लो नहीं है तो फिर वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऐड क्यों कर रहे हैं। हाँ तो उसका जवाब यही देंगे कि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट कर रहे हैं और कैश रिलेटेड तक पहुंचने में नॉन कैश आइटम्स रिवर्स करनी है, इसलिए वो ऐड बैक हो रहा है। फिर उसने पूछा कि हमारा एक दुश्मन है, उसने अपनी कैश फ्लोज फाइनेंसिंग इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाया जबकि हम ऑपरेटिंग में दिखा रहे हैं। तो I7 ने दोनों तरीके अलाउ किए हैं। हाँ जी। फिर तीसरा उसने एतराज किया कि इन्वेंट्रीज तो हम पूरा साल खरीदते रहे हैं लेकिन हम सिर्फ इन्वेंट्री की डिक्रीज यहां क्यों दिखा रहे हैं। हाँ तो वो ये वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट है, ये पीबीटी में कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूडेड है, उसको ये परचेजेस में कन्वर्ट करेगी और फिर आगे से
क्रेडिटर की इंक्रीज डिक्रीज उसको पेमेंट में कन्वर्ट करेंगे। और आखिरी उसने कहा जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कैश एंड बैंक लिखा आ रहा है तो वो यहाँ कैश फ्लो से टैली क्यों नहीं कर रहा? नहीं, क्योंकि कैश एंड बैंक सिर्फ कैश इक्विवेलेंट नहीं होते, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं। तो वो सिर्फ बैंक ओवरड्राफ्ट भी होता है, वो तो चलो खैर बैंक बैलेंस में कवर हो गया। तो उसको ये बताना है कि बेटे ये जो कैश एंड बैंक बैलेंस है, हाँ, तो ये था ये जबानी सवाल। अब करते हैं 2 सवाल और है। होमवर्क ही होमवर्क है। ऑटम 21 करते हैं। ऑटम 21 पढ़ लीजिए, मैं करता हूं। ऑटम 2021, नाम पता नहीं इसका क्या है, चलो ऐसे ले, ठीक है। ये कोई खिलाड़ी तो नहीं है? सेगुआरो लग रहा है कोई इटालियन या कुछ हिंदी का लफ्ज़ नहीं। सेगुआरो सेगुआरो। चल सवाल पढ़ गया, सवाल पढ़ ले। ठहर जा यार, आराम से पढ़ो। कौन निकला फिर सेगुआरो? हैं? कैक्टस क्या? अच्छा। चलें जी, पढ़ लिया होगा। जून 2021 रुपीज मिलियन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पीबीटी नहीं दिया भाई,
21 दिया हुआ है, ये क्या है? लॉस बिफोर, तो हमने बस वर्ड बिफोर देख के यहाँ लिख देना है। ये बिफोर टैक्स है, ये बिफोर इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट माइनस करना था तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आना था। तो या तो कहीं से इंटरेस्ट ढूंढ लें, तो इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब हमारे पास पीबीटी नहीं। तो दूसरा रास्ता क्या है? रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का बीडी 315 सीडी 2220। सरप्लस है कहीं? क्योंकि पिछले 2 सवालों से ये समझ आई कि सरप्लस भी हमें एहतियातन फिर साथ बनाना पड़ेगा। सरप्लस नहीं है। डिविडेंड का कोई चक्कर? डिविडेंड है। पिछले साल का फाइनल है, तो इस साल के शुरू में ही हुआ होगा जी। 1550। तो इसको बैलेंस करिए, ये मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। तो किस साइड पे? इधर। इसका मतलब है ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बजाय लॉस है। डिविडेंड है 10% और फाइनल डिविडेंड है पिछले साल का। तो जो पिछले साल में कैपिटल लिखा आ रहा है तो 500 पे लगेगा ना। पिछले साल का फाइनल डिविडेंड है जो इस साल में दिया है, तो इस साल के ओपनिंग कैपिटल पे ही लगेगा ये, नहीं 500 पे लगेगा ना। तो लॉस बिफोर टैक्स आ गया 45 नेगेटिव। लॉस है इसकी नेगेटिव। प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो इसके नेगेटिव हो गया। हाँ जी, पीबीटी टैक्स है सवाल में कहीं? नहीं है, तो बस ठीक है, यही पीबीटी नेट प्रॉफिट, ये पीबीटी ही है। लॉस है इसलिए मैंने नेगेटिव लिख दिया। अब उसमें आते हैं ऐड करने वाली चीजों पे। तो डेप्रिसिएशन गिवन है या निकालनी पड़ेगी? निकालनी पड़ेगी। पीपीई बना लेते हैं। पीपीई का बीडी जी। एक्यूमुलेटेड का बैलेंस गिवन है। अगर एक्यूमुलेटेड का गिवन है ना, तो फिर आपने अलग अलग ही बनाना है। तो इसकी वजह यह है कि हो सकता है एडिशन भी निकालनी पड़े। अगर एडिशन भी निकालनी पड़े, डेप्शन भी निकालनी पड़े, तो एक से कैसे निकलेगा? तो अगर आपके पास एक्यूमुलेटेड अलग है तो आप अलग अलग ही बनाएंगे। तो इधर क्या है? 848 और इधर 262 820 300। पिछले सवालों में हम जब बैलेंसिंग फिगर एडिशन निकालते थे ना, तो डेप्शन दी होती थी, और जिस किसी 1-2 सवाल में डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग निकाली थी, जब एडिशन बैलेंस करके निकालते थे तो डेप्शन गिवन होती थी, लेकिन 1-2 सवालों में हमने डेप्रिसिएशन निकाली थी, तो वो तभी निकाल सके थे जब एडिशन गिवन थी। तो अब इसमें अगर एक्यूमुलेटेड डेप्शन की इंफॉर्मेशन है तो इसको अलग रखें, उसको अलग रखें। और क्या क्या इंफॉर्मेशन है? 0.1 0.2 0.3 जी। पॉइंट नंबर 3 डिस्पोजल है, पक्की बात है? 0.3 में डिस्पोजल है? नहीं है? हाँ, तो डिस्ट्रॉय हो गया, तबाह बर्बाद हो गया, और इंश्योरेंस वालों से पैसे भी मिल गए, तो डिस्पोजल हुआ है। हाँ, ये पिछले साल हुआ था, पैसे इस साल मिलने की बात हो रही होगी, ये डिस्पोजल पिछले साल का है, तो इसका यहां कुछ भी नहीं करना। हम 2021 सॉल्व कर रहे हैं, ये अप्रैल 2020 में डिस्ट्रॉय हुआ था, है ये बिल्कुल डिस्पोजल, लेकिन पिछले साल का है, तो इसका कुछ भी नहीं करना। 0.4 हाँ, ये इस साल इन्होंने बेचा है, कॉस्ट इसकी 75 है, बुक वैल्यू 35 है, तो इसका मतलब है कि एक्यूमुलेटेड हो गई 40 और कॉस्ट हो गई 75। और इसके अलावा 0.5 0.6 कुछ भी नहीं है। तो यहां से डेप्रिसिएशन आ जाएगी 78। और पीपीई बना तो लिया ही है, तो उसको भी क्लोज कर देते हैं। कितना?
47, ठीक है 47, ये एडिशन आ गई 47। तो वो लिख देंगे बहरहाल इन्वेस्टिंग में, अभी तो ये चाहिए थी, ऐड कर देंगे डेप्रीसिएशन 78। अच्छा इसमें ना कुछ बच्चे अभी तो खैर नहीं, पेपर में बैठ के जज्बाती हो जाते होते हैं, जब ये देखा ना कि वो तो लॉस है तो जहन में ही आ सकता है कि अच्छा इसका मतलब लॉस है, तो वो जो एडलेस होता था वो उलट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना, हमने लॉस था तो लिख लिया ना ब्रैकेट, हाँ कभी भी नहीं, ये ब्रैकेट लगा तो लिया है, प्रॉफिट होता तो ब्रैकेट ना होता, लॉस है तो ब्रैकेट लगा लिया। ये एडलेस वाली बातें एडलेस ही रहेंगी। ये उसामा ये सेल शायद चेंज करने हैं, ये मिसिंग कर रहा है। और ऐड करने वाला इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कहीं है, इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं है, लेकिन टेबल में इनकम स्टेटमेंट जो टूटी फूटी है उसमें आखिरी चीज क्या है, लॉस बिफोर इंटरेस्ट, और ये है आफ्टर इंटरेस्ट, तो जो का डिफरेंस है वो ही इंटरेस्ट एक्सपेंस है। फोर्टी फाइव और ये वाला पॉइंट दोबारा सुनिए, इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं गिवन, लेकिन ये हमने इंटरेस्ट के बाद की फिगर निकाली हुई है, और जो टेबल में दी हुई है 21 वो इंटरेस्ट से पहले की, तो जब इंटरेस्ट भी माइनस कर लिया तो लॉस और बढ़ गया, तो इस लॉस और उस लॉस का डिफरेंस इंटरेस्ट एक्सपेंस। कहां टैक्स आ जाता, लॉस है ना तो टैक्स ना होता, क्योंकि लॉस में टैक्स नहीं होता, और अगर कोई होता भी है तो एक्चुअली वो डेफर्ड टैक्स होता है, तो अगर लॉस आ रहा होता तो टैक्स ना होता, वो FR2 में आएगा डेफर्ड टैक्स। और ऐड क्या होता है, और ऐड होने वालों में लॉस ऑन डिस्पोजल, कैसे पता लॉस ऑन डिस्पोजल नहीं है, पॉइंट नंबर 3 में, ये पॉइंट 4 में ये तो नहीं बताया कि कितने का बेचा है, पॉइंट 4 में ये बताया कितने का बेचा है, लेकिन ऊपर टेबल से पता चल रहा है कि प्रॉफिट पे बेचा है, तो उस पर लॉस नहीं है। पॉइंट नंबर 4 में ये नहीं बताया कि बेचा कितने का है, लेकिन इनकम स्टेटमेंट में नजर आ रहा है गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट, तो फिर इस पे गेन हुआ था। और ऐड होने वाली चीजों में रिवैल्यूएशन लॉस, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का फेयर वैल्यू लॉस नहीं है। लेस होने वाली चीजों में गेन ऑन डिस्पोजल, तो गेन ऑन इक्विपमेंट है 17, और लेस होने वाली चीजों में इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम कहीं कुछ नहीं है, तो ये बन गया कितना 40 पॉजिटिव, पॉजिटिव ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब आएगी इंक्रीज डिक्रीज, जो कि बड़ी सीधी सीधी सी है। करंट एसेट्स पे आते हैं, इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, स्टॉक में इंक्रीज हुआ है 29, ट्रेड रिसीवेबल्स, अच्छा एहतियातन देख लेते हैं, मिलावट तो नहीं है कोई, नहीं है जी, ट्रेड रिसीवेबल्स में डिक्रीज, $27 ऐड, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल था, ये कैसे पता रिसीवेबल था, एसेट्स में आ रहा है, तो इसमें डिक्रीज हो गई, लिख दूं, तो डिक्रीज हो गई ना, तो लिखूं या क्यों, क्योंकि वो इक्विपमेंट से रिलेटेड था। पॉइंट नंबर 3 मशीनरी से रिलेटेड था, ये मशीनरी इंश्योरेंस वालों को समझे हमने गली छड़ी मशीनरी बेच ली, जब किसी डिस्ट्रॉयड एसेट का इंश्योरेंस क्लेम मिलता है तो वो ऐसे ही है जैसे हमने इंश्योरेंस वालों को बेच लिया, तो ये तो सेल ऑफ एसेट पीपी हुआ, ये इन्वेस्टिंग में आएगा, ये रिसीवेबल में जरूर आ रहा है, लेकिन ये किसी इनकम एक्सपेंस से रिसीवेबल नहीं है, ये पीपीई बेचने का रिसीवेबल है, तो इसलिए इसकी इंक्रीज डिक्रीज नहीं दिखानी। और कोई करंट एसेट, एडवांस टू सप्लायर बढ़ रहा है कम हो रहा है, इंक्रीज 18 से पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंक्रीज है। और करंट एसेट्स में कैश एंड बैंक छोड़ दें, करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल्स में कोई मिलावट बिल्कुल है, लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है
कि अगर हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और उसका पेएबल आ रहा है तो वो नहीं इंक्रीज डिक्रीज में दिखाना, तो उस 14 का इसमें जो मिलावट है वो निकाल देते हैं। तो 180 से निकाल दें तो वो पीछे रह जाएगी डिक्रीज, इंक्रीज ही है। वन 180 से निकाल देते और पहले कितनी थी, तो स्टिल इंक्रीज है 36। एक्रूड एक्सपेंसेस में कोई मिलावट है? सिर्फ वर्ड एक्रूड देख के जज्बाती ना हो जाएं, वो एक्रूड एक्सपेंसेस में शामिल नहीं किया हुआ, वो उससे अगली लाइन में शामिल किया हुआ है। पॉइंट 5 में लिखा हुआ है करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन इंक्लूड, तो अगर ये एक्रूड एक्सपेंसेस में शामिल होता तो जरूर मिलावट होती, उसमें नहीं है शामिल, इसलिए एक्रूड एक्सपेंसेस खालिस हैं और वो हो रहे हैं इंक्रीज। फाइव और करंट पोर्शन ऑफ लोन इंक्रीज डिक्रीज नहीं दिखाना। ये निकल आया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश जनरेटेड के बाद टैक्स पेड नहीं है, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड है। इंटरेस्ट पेएबल या एक्रूड इंटरेस्ट बीडी कितना था, सीडी 5 और एक्सपेंस और कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड डिविडेंड रिसीव्ड नहीं है। ब्रेक्स वगैरह निकाल दें तो तकरीबन 11 घंटे हो गए आपको FR1 पढ़ते हैं। इसकी बुक वैल्यू थी 35 और 17 के प्रॉफिट पे बेचा। और कोई सेल प्रोसीड्स, और कोई सेल प्रोसीड्स, इंश्योरेंस क्लेम था वो मिल गया, कैसे पता मिल गया, रिसीवर था खत्म हो गया, तो इंश्योरेंस क्लेम हुआ है रिसीव्ड 31। और एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 84 है, जिसमें से 14 अभी खर्च नहीं हुआ। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस आ रहा है 84, 14 के अभी पैसे नहीं दिए। बैलेंस शीट में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 84 आ रहा है और आखिरी पॉइंट में लिखा है 14 के पैसे नहीं दिए अभी, तो फिर कितने के दिए? 30।
फाइनेंसिंग में क्या है, शेयर उसने कहा है जी इशू किए हैं 20 मिलियन, तो ठीक है किया होंगे, ना भी कहता तो हमने ढूंढ ही लेने थे। उसके अलावा नहीं, शेयर्स के बारे में और कौन सा पॉइंट लिखा है, पॉइंट नंबर 1। अच्छा नहीं सॉरी, ये तो कैश डिविडेंड है, और शेयर्स के बारे में कुछ भी नहीं है। नहीं अदर इन्फॉर्मेशन में कह रहा हूं, कुछ नहीं। तो जब बिल्कुल शुरू में आपको शेयर इशू पढ़ाए थे तो उनमें कहा था कि अगर डिस्काउंट पे इशू है तो वो एक अलग से इक्विटी में अकाउंट होता है डिस्काउंट का। चूंकि बीडी नहीं है तो इसलिए ना टी अकाउंट बनाए बगैर, डायरेक्टली भी हो सकता है वर्किंग फॉर ना भी करें तो। बीडी नहीं है इसलिए जबानी जबानी पता चल जाएगा। कैपिटल में कितना इंक्रीज हो रहा है, 200, और डिस्काउंट 40 डेबिट होने का मतलब है कि कैश 160 मिला है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, जब सस्ते शेयर इशू करते थे तो डिस्काउंट डेबिट होता था, तो ये वो 40 डेबिट हुआ है। तो शेयर कैपिटल 200 क्रेडिट, डिस्काउंट डेबिट और कैश डेबिट, तो कैश 160 है। ये सोसी के शुरू में बताया था कि शेयर इशू एट डिस्काउंट होते थे ना, तो कैश जितने मिले, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और बाकी कैपिटल, तो कैपिटल में 200 का इंक्रीज नजर आ रहा है, डिस्काउंट में 40 का, तो कैश 160 मिला होगा। इसी बंद कर दो। डिविडेंड था 50, और लास्ट लोन, लोन का बीडी कितना आ रहा है, 210, करंट में 40, लेकिन इस 40 में मिलावट है 1 की, 39। नॉन करंट सीडी 175, करंट सीडी 40 में मिलावट है, 43 में मिलावट है 5 की। तो बैलेंस करके पता चलेगा। इधर रीपे किया है 36, $81 पॉजिटिव नेट कैश इनफ्लो फॉर द ईयर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट स्टार्ट ऑफ ईयर 112 193। टैली कर रहा है।
रिमेनिंग एजेंडा सुन ले। कैश फ्लो का कराना है एक सवाल और है? हाँ कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ भाई, जिसने जाना है चला जाए। नहीं ऑटम 23 नहीं, ऑटम 22 अच्छा था तो ऑटम 22 कराने लगा। ऑटम 23 किसी ने करना हो तो कर लेना। एक सवाल करा रहा हूँ कैश फ्लो और है, अरे सुन तो लेना बात। एक कैश फ्लो का सवाल कराना है और तकरीबन इसको कोई आधा घंटा, तकरीबन आधे से पौना घंटा लगेगा। अभी कितनी देर में हुआ ये वाला आधे घंटे में हुआ 40 मिनट। तो एक कैश फ्लो का सवाल, फिर कैश फ्लो बहुत है, बस आपने किया एक दिन में है, वरना अगर तादाद देखेंगे ना तो तो हमने तकरीबन 9-10 घंटे पढ़ लिया है, तो 9-10 क्लासेस हो गई हैं। और एक जो है वो फ्रेमवर्क है, वो तकरीबन वो आधे घंटे की चीज। तो ये है एफआर 1 जी। एक मिनट, ठीक है करें कटिंग। चले ऑनलाइन वाले डर जाएंगे इसलिए 114 लगा लेते हैं, ठीक है।